पार्ट सेकेंड की क्लास में हम हमारे पिछले टॉपिक जल के त्रिक बिंदु से आगे बढ़ते हैं। हमने कल सीखा था कि त्रिक बिंदु क्या होता है, जहाँ किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस किसी एक बिंदु पर साम्यावस्था की स्थिति में होते हैं। उस बिंदु को, उस अद्वितीय बिंदु को जो है हम त्रिक बिंदु कहते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे द्रव तथा ठोस के साथ संतुलन की अवस्था में वाष्प, यानी कि हम बात करेंगे वाष्प दाब पर। जब ठोस या द्रव प्रावस्था, जो ठोस और द्रव प्रावस्था है वह वाष्प अवस्था के साथ साम्य की स्थिति में होती है, तो वाष्प द्वारा ठोस की जो सतह है, वाष्प के द्वारा ठोस और जो द्रव है, ठोस या जो द्रव हम ले रहे हैं, उन ठोस या द्रव की जो सरफेस है, उनकी जो सतह है, उन पर दाब आरोपित किया जाता है। और इस वाष्प द्वारा जो दाब आरोपित किया जा रहा है, इसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब। तो जब ठोस या द्रव प्रावस्थाएं वाष्प प्रावस्था के साथ साम्य की स्थिति में होती हैं, तो वाष्प द्वारा जो आरोपित दाब है वही जो है वाष्प दाब कहलाता है। अब चूंकि हमने क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण पढ़ी हुई है, तो क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण के अनुसार क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण से dP/dt इज इक्वल टू L/T डेल्टा V, ऐसा हम पढ़ते हैं कि क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन ये होती है। यहाँ L गुप्त ऊष्मा, T टेम्परेचर और डेल्टा V आयतन में परिवर्तन को व्यक्त करता है। वाष्प प्रावस्था में आयतन ठोस तथा द्रव अवस्था की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। कोई भी पदार्थ लें तो ठोस और द्रव की अवस्था की अपेक्षा जो वाष्प प्रावस्था होती है, इसमें उस पदार्थ का आयतन सर्वाधिक होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि V2 is very greater than to V1, then delta V is equal to V2। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा V है वो किसके बराबर होगा, V2 के बराबर, क्योंकि V2 जो आयतन है वाष्प अवस्था में वो बहुत अधिक होता है। सो डेल्टा V को हम V2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रॉम ये इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 dP/dt is equal to L/T V2 के रूप में इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हमें फाइंड आउट होती है। किसी भी पदार्थ की वाष्प आदर्श गैस की तरह जो है व्यवहार करती है। कोई भी जो पदार्थ है उसकी जो वाष्प है वो एक आदर्श गैस की तरह ट्रीट करती है, उसके समान व्यवहार करती है। अतः जो आदर्श गैस समीकरण है उसका यूज यहाँ हम करेंगे। PV2 इज इक्वल टू nRT के रूप में यहाँ से हम V2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो V2 इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाई P। ये हमारे पास V2 की वैल्यू होगी। इसे देते हैं इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4 हमारे पास रहेगी। यहाँ इक्वेशन नंबर 4 से V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हम यहाँ पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड
4 dp अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन T, P2 के लिए रखते हैं एन आर टी वी के। ये हमारे पास जो है dp अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ होती है। अब यहाँ से हम इन पदों को अलग अलग करते हैं, प्रेशर के पद को अलग लेंगे तो 1 अपॉन P dp इज इक्वल टू L अपॉन एन आर टी स्क्वायर dt। इस तरह से हमने इन पदों को सेपरेट कर लिया। अब इसका हम जो है समाकलन लेंगे, समाकलन करने पर P नोड से P यानी कि प्रेशर जो है इनिशियल कंडीशन पे हम P नोड लेकर के चलेंगे, लास्ट कंडीशन पे P। तो जब हम इसका समाकलन लेंगे तो log P माइनस log ऑफ P नोड इज इक्वल टू यहाँ 1 अपॉन टी स्क्वायर का यदि हम जो है समाकलन करेंगे तो यहाँ हमें फाइंड आउट होगा माइनस का 1 अपॉन टी, और n इज इक्वल टू यहाँ हम एक की बात करें, n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो ये इक्वेशन इस तरह से समाकलित होंगे 1 अपॉन L अपॉन आर टी। ये वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट होगी log ऑफ P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू माइनस का L अपॉन आर टी। यहाँ से हम यहाँ से log घटाते हैं तो P इज इक्वल टू P नॉट e की पावर माइनस L अपॉन आर टी। ये हमें इक्वेशन यहाँ फाइंड आउट होती है। इस इक्वेशन को कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 5, और यह जो इक्वेशन नंबर 5 है इसे कहते हैं हम वाष्पदाब समीकरण। ये जो है वाष्पदाब इक्वेशन कहलाती है। P इज इक्वल टू P नॉट e की पावर माइनस L अपॉन आर टी, ये वाष्पदाब समीकरण कहलाती है। ये था हमारा आज का अभी का टॉपिक। इससे आगे हम बढ़ते हैं कि ऊष्मा भंडार जो कि किसी नियत आयतन वाले निकाय के संपर्क में है तो वहाँ संतुलन के लिए क्या प्रतिबंध होगा, और यदि किसी ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत आयतन वाला निकाय संपर्क में है तो इस स्थिति में जो वहाँ ऊर्जा होगी वो कहलाती है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। वहाँ जो ऊर्जा का फलन बनता है वो बनता है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के रूप में। तो आज अब हम जो है बात करते हैं हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा पर। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक डायग्राम है हमारे पास। ऊष्मा भंडार ये है, ऊष्मा भंडार के संपर्क में एक निकाय ए है। ऊष्मा भंडार को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है और जो निकाय है उसको ए से लेकर के चलते हैं। ऊष्मा भंडार ए की जो ए का जो ताप है वो T डैश है और जो प्रेशर है वो P डैश के रूप में हमारे पास है। और यहाँ जो निकाय A है वो इस ऊष्मा भंडार से dQ उस ऊर्जा को जो है ग्रहण करता है, और यहाँ इस निकाय A का जो आयतन है वो आयतन क्या रहता है, कांस्टेंट नियत आयतन यहाँ रहता है। ये हमने इसको बताया है कि इसका जो आयतन है वो नियत है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जो आयतन नियत है उस स्थिति में इस ऊष्मा भंडार ए डैश की जो एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा ए डैश की एंट्रोपी में परिवर्तन वो ds डैश के रूप में लेकर के चलेंगे, और यहाँ dq अपॉन t डैश, ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा इसलिए लिया हमने क्योंकि जो
dq ऊर्जा निकाय ए ग्रहण कर रहा है किससे, ऊष्मा भंडार A डैश से। तो यहाँ इसकी जो ऊर्जा है उसमें कमी होगी, यहाँ ये माइनस इसकी कमी को व्यक्त कर रहा है कि वहाँ से dq ऊर्जा ग्रहण की गई है। तो A डैश की जो एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन है ds = dq/dt, ये हम लेते हैं तो यहाँ एंट्रोपी S डैश के रूप में ले रहे हैं, और जो यहाँ ऊर्जा में कमी हो रही है वो है dq के रूप में। तो ds डैश = -dq/t डैश, ये यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है ऊष्मा भंडार के लिए। जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है उसका यहाँ यूज करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq = dt + p dv, ये हमारे पास सबसे जो फर्स्ट में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं dq = de + p dv, ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ आयतन नियत है, तो आयतन में जो परिवर्तन हम देखने जा रहे हैं वो क्या रहेगा, 0, यानी कि जो किया गया कार्य है p dv वो क्या होगा, 0। नियत आयतन है तो नियत आयतन की स्थिति में, नियत आयतन की स्थिति में p dv = 0, ये p dv क्या होगा, 0 यहाँ पर रहेगा। सो हम कह सकते हैं कि p dv अगर 0 है तो dq = de, यहाँ पर हमें फाइंड आउट होता है dq = क्या होगा, केवल और केवल de के इक्वल होगा, और इससे लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास रहती है। अब हम dq की जो वैल्यू है de ये रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ds डैश = माइनस का de/t डैश, ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी। और अब हम बात करते हैं इस संयुक्त निकाय की। अब इन दोनों ऊष्मा भंडार और निकाय A दोनों से मिलकर के जो बना संयुक्त निकाय है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो संयुक्त निकाय की जो एंट्रोपी होगी उसमें वो होगी ds के रूप में। संयुक्त निकाय की एंट्रोपी वो होगी ds 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 डैश के रूप में। सो ds ds डैश की वैल्यू यहाँ से रखें तो माइनस de/t डैश, इसको सॉल्व करते हैं ds t डैश ds माइनस de/t डैश। सो ds माइनस d e माइनस t डैश s डिवाइड बाई t डैश। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिलती है। यहाँ एक नई राशि, यहाँ एक नई राशि f फलन के रूप में प्राप्त होती है।
F इज इक्वल टू E माइनस ई डैश एस, और ये कहलाती है आपके हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। यही क्या कहलाती है आपके हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। तो ये जो पद है F इज इक्वल टू ई माइनस टी डैश एस, ये कहलाता है आपके हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा का फलन। ये तो हम यहाँ देख चुके हैं कि जो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा है वो ये कहलाएगी, और इस इक्वेशन को हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। चूंकि इसकी जो विमा है वो ऊर्जा की विमा के बराबर ही होती है, इसलिए इसे हम जो है हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कहते हैं। सो हम यहाँ से इस वैल्यू को पुट करते हैं, ds स्टार इज इक्वल टू माइनस df अपॉन टी डैश, ds स्टार इज इक्वल टू माइनस का df अपॉन टी डैश। तो हम जानते हैं कि जो निकाय संतुलित अवस्था में रहेगा उसके लिए जो एंट्रोपी का मान है वो मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो निकाय संतुलन में बना रहे, अतः ds स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस df अपॉन t डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यदि df इज लेस देन इक्वल टू 0 की कंडीशन हो। ठीक है, तो ये df इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये राशि क्या होगी, एंट्रोपी अधिकतम होगी। यानी कि हम सीधा सीधा यहाँ से कह सकते हैं कि जो f है वो क्या हो, मिनिमम कंडीशन पे रहे। तो ये जो निकाय है, ये जो संयुक्त निकाय है, ये संयुक्त निकाय संतुलित अवस्था में रहेगा। तो यहाँ हमने देखा कि जो नियत आयतन का हम निकाय ले रहे हैं वो ऊष्मा भंडार के संपर्क में है, तब ये जो संयुक्त निकाय है, यह संयुक्त निकाय संतुलन की अवस्था में रहेगा जब इसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। और एंट्रोपी मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा मान न्यूनतम रहे। ये जो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा है वो क्या हो, न्यूनतम सिचुएशन में हो, कब, न्यूनतम वैल्यू हो, मिनिमम वैल्यू हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।